हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर, यानी कि पालमपुर गांव की एक कहानी। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि जितनी भी हमारी जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं और उन आर्थिक गतिविधियों से हमें पूंजी प्राप्त होती है, जैसे फार्मिंग का कार्य है, डेयरी का है, या जैसे बिजनेस का है, या ट्रेडर्स वगैरह हैं, या जितनी भी आपकी फार्मिंग और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज हैं जिनसे पूंजी का निर्माण होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर यानी पालमपुर गांव की जो कहानी है वो कोई वास्तविक गांव नहीं है, वो एक काल्पनिक गांव लिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन कौन से ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिससे पूंजी का निर्माण होता है और उस पूंजी से व्यक्ति जो है वो अपने हर प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनको संपन्न करता है। तो सबसे पहले जो एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पालमपुर गांव है, ये पालमपुर गांव जो है वो रायगंज एक कस्बा है, एक शहर है, उसके समीप बसा हुआ एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। यदि हम उस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन करें तो इन 450 परिवारों में 1/3 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, यानी कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। 1/3 यानी कि इसका 450 का 1/3 करें तो 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, और वो सब जो हैं वो उस गांव में जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। ऐसे 150 परिवार हैं उनके। उन परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जो मझोले किसान हैं। मझोले मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी भूमि कम है। हेक्टेयर जो है वो भूमि नाप की एक इकाई है। अलग अलग स्टेटों में भूमि नाप की इकाइयां अलग अलग होती हैं। कहीं इसको गज में नापा जाता है, कहीं इसको मीटर में नापा जाता है, कहीं इसको बिग्गा, बिस्वा या कैनाल, अलग अलग। ये हेक्टेयर क्या है? ये हेक्टेयर जो है वो भूमि की एक नाप है जिसमें 100 मीटर की जो वर्ग मीटर की जो भुजा वाला जो क्षेत्र होता है वो एक हेक्टेयर कहलाता है। तो 2 हेक्टेयर से भी भूमि जो है उनके पास कम है और वो ऐसे हैं 240 परिवार। और इसके अंदर 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा भूमि है, जमीन है। वो ऐसे 60 परिवार है और ये 60 परिवार जो हैं वो संपन्न परिवारों की श्रेणी में आते हैं, जो पक्के मकानों में रहते हैं, जिनके पास शहर से आने जाने के खुद ट्रांसपोर्टेशन के अपने स्वयं के व्हीकल्स वगैरह हैं, साधन हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और सोसाइटी के अंदर वो एक प्रकार से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो दलित परिवार है ये कच्चे मकानों में रहते हैं, या जो मझोले जो किसान हैं उनके पास अपनी आय के साधन जो हैं वो कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 450 परिवारों के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन परिवारों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि वो आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार करते हैं, कैसे पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी कहाँ से प्राप्त होती है, अतिरिक्त लेबर जो है वो कहाँ से आती है, और साथ के साथ जो बड़े किसान हैं वो उसमें हम भूमि का वितरण भी हमने देख लिया, और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि वो एक प्रकार से जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है उस हरित क्रांति का प्रभाव छोटे किसानों और बड़े किसानों पर किस प्रकार पड़ा है, हरित क्रांति के नकारात्मक और उसके सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, और पालमपुर गांव में जो नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज हैं, यानी जो गैर कृषि कार्य जिनसे भी हमें पूंजी प्राप्त होती है, आमदनी होती है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं और अतिरिक्त जो मजदूर हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें जो पूंजी का निर्माण होता है
उस पूंजी के निर्माण में हम जो उत्पादन का जो संगठन है, उत्पादन का जो संगठन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि कोई भी उत्पादन हम कर रहे हैं तो उसके लिए 4 बेसिक चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि पूंजी का निर्माण होता है। जो पूंजी का निर्माण होता है उसमें 4 बेसिक चीजें बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहला है भूमि। भूमि यानी कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी की सारी हम भूमि पर करते हैं। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी का है, मत्स्य पालन का है, उद्योग वगैरह हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, डेयरी, ये आपका जैसे माइनिंग का, खनन कार्य, पृथ्वी के गर्भ से जितने भी हम रिसोर्सेज बाहर निकालते हैं और उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी भूमि पर होती हैं। तो पहला जो जरूरी जो शर्त है वो ये है कि उत्पादन में जिसमें पूंजी का निर्माण होता है उसके लिए हमें सबसे पहली शर्त है भूमि चाहिए। दूसरा है श्रम, यानी कि काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी आवश्यकता होगी। जैसे आप कोई उद्योग वगैरह स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी कारखाना यदि आप स्टार्ट करते हैं, आप मशीनें लगाते हैं, उन मशीनों पर काम करने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी। वो मजदूर जो हैं वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुशल मजदूर भी हो सकते हैं और अकुशल मजदूर भी हो सकते हैं। कुशल मजदूर में जैसे इंजीनियर वगैरह हैं, या वो कोई आपको एक उसके पूंजी के निर्माण में काफ़ी अपने मानसिक योग्यता से वो अपना एक मॉडल जो है वो तैयार करते हैं या उस निर्माण में योगदान करते हैं, तो वो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के मजदूरों की हमें आवश्यकता होती है। तो उस कारखानों में काम करने के लिए हमें श्रम की जरूरत होती है। तीसरा होता है मानवीय योग्यता, यानी कि अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो उत्पादन को प्रभावी बना सके, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उनको संगठित करके और अपनी कुशलता से, अपनी दक्षता से वो उसके नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके और आर्थिक दृष्टि से उनको मूल्यवान बना देता है, उसमें होती है मानवीय दक्षता। मानवीय दक्षता ही उस नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके और उनको आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान बना देता है। वो होती है आपकी मानवीय योग्यताएं। उसमें हम जैसे आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कपास की हम खेती करते हैं, उससे धागे का निर्माण करके कपड़ा बनाया, तो इसमें जो मानवीय क्षमता है, मानवीय जो कुशलता है, उसकी जो विशेषज्ञता है, जिससे कि वो उस रिसोर्सेज को आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान बना देता है। फिर हमें चौथी जरूरत पड़ेगी जो आपकी भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी यानी कैपिटल, मुद्रा, उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने मशीनें खरीदनी है तो पूंजी चाहिए, आपने मजदूरों को वेतन देना है तो पूंजी, आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, आपने नए इनोवेशंस करने हैं, नए आविष्कार करने हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो भौतिक पूंजी है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, ध्यान रखना आप इस बात में, ये जो भौतिक पूंजी होती है ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है भौतिक पूंजी। एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। इसमें डिफरेंस है, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है जो एक बार हम उसको खर्च करके और हमें कई वर्षों तक वो हमें बेनिफिट देती है, लाभ देती है, या एक बार उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, वो स्थायी पूंजी होती है। कार्यशील पूंजी वो होती है जो डे बाय डे हमें प्रतिदिन जो है उसकी जरूरत होती है। जैसे स्थायी पूंजी में आ गया आपका, जैसे आपने मशीन खरीद ली, वो आपकी एक स्थायी पूंजी है। आपने किसी भवन का निर्माण किया है, वो स्थायी पूंजी है।
कोई कारखाना, मशीन, या जैसे आपने कोई ऑफिस वगैरह स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर जो आपने मशीनें खरीदी हैं, आपने भवन का निर्माण किया है या भूमि जो है खरीदी है, तो वो आपकी एक स्थायी पूंजी है। आप कई वर्षों तक वो आपको बेनिफिट देती है, एक बार उसके ऊपर आपने खर्च किया है। कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जो हमें डे बाय डे जरूरत होती है। जैसे आपको मजदूरों को वेतन देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए हमें हर रोज पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है कार्यशील पूंजी। तो भौतिक पूंजी जो है वो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दो प्रकार की होगी। तो उत्पादन का जो संगठन होता है जिससे हमें पूंजी का निर्माण होता है, उसमें भूमि, श्रम, मानवीय योग्यता और भौतिक पूंजी, और भौतिक पूंजी भी दो प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब हम देखते हैं जो पालमपुर गांव है, इस पालमपुर गांव में भूमि का जो वितरण है, हालांकि मैं इसको बारे में आपको बता चुका हूं, भूमि का जो वितरण है, भूमि का, इस भूमि के वितरण में 60 परिवार जो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है, और 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो फैमिली है, जो इनका भूमि का वितरण किया गया है, तो इसमें ऐसे 60 परिवार ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं। अब देखो, पालमपुर गांव में बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया है। अब ये बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? बहुविध फसल प्रणाली वो कृषि प्रणाली होती है जिसमें साल में हम 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं। अब जैसे मान लो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद है, तो ये सीजन है जिसमें हम सितंबर अक्टूबर के महीने में रबी की फसल जो है वो स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल स्टार्ट करते हैं, अप्रैल मई के अंदर हम खरीफ की फसल तैयार करते हैं। खरीफ की फसल में बाजरा है, जवार है, या जैसे मक्का है, या रबी की फसल में हम जैसे गेहूं है, आलू वगैरह है, सरसों है, इनका उत्पादन करते हैं। और जायद जो है वो मार्च अप्रैल का जो महीने का जो पीरियड होता है जिसमें ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, इनका हम उत्पादन करते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली है पालमपुर गांव के अंदर, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलें उत्पादन की जाती हैं साल भर में। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि जहां बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई है, तो बहुविध फसल प्रणाली तो उन्हीं क्षेत्रों में सक्सेस होती है, उन्हीं क्षेत्रों में कामयाब होती है जहां इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, या जहां बिजली पहुंच गई है, या नलकूप वगैरह है। तो जहां बिजली पहुंच गई है, नलकूप है, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है, जैसे नहरों का जाल बिछा दिया गया है, या जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, तो जहां सिंचाई साधन या एग्रीकल्चर को साइंटिफिक मेथड से वो अपना रहे हैं, जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयां और उर्वरकों का इस्तेमाल करके फसल के उत्पादन को बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पालमपुर जो है उसके अंदर एक मतलब इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को वो प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि पालमपुर गांव में जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अब ये हरित क्रांति जो है अपने देश के अंदर, जो 1960 का जो दशक है, वो जो दौर है जिसमें हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। हरित क्रांति के जनक हैं भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन। और डॉक्टर स्वामीनाथन देखो, अपने देश के अंदर अनाज की बहुत समस्या थी, खाद्यान्न की बहुत समस्या थी, अकाल पड़ जाते थे, लोग भूखे मरने पर मजबूर थे या कुपोषण के शिकार हो जाते थे। हमें अमेरिका से लाल गेहूं जो है वो आयात करना पड़ता था, और वो भी काफ़ी हमारे लिए कॉस्टली होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की सरकार ने ये महसूस किया गया कि भी खाद्यान्न के अंदर हमें आत्मनिर्भर बनना है, खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। विशेषकर गेहूं और जो चावल की जो फसल है उसको वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। तो उस वैज्ञानिक तो उसको बढ़ावा देने के लिए HYV हाइब्रिड यील्ड सीड्स,
यानी बीज, उनका इस्तेमाल करना, या जैसे बिजली का उत्पादन बढ़ावा देना, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, और जो बीज हैं हाइब्रिड सीड्स जो है वो उन जो उत्पादन को ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और विशेषकर हरित क्रांति जो है हमें खाद्यान्न के में आत्मनिर्भर बनाना है, तो जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं इनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, उन्नत किस्म के बीज हों, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया हो, तो कम भूमि के टुकड़े पर भी हम ज्यादा उत्पादन तभी कर सकते हैं जब कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, या उन्नत किस्म के बीज हों, या हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हरित क्रांति का प्रभाव हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अब हम इस लेसन में देखेंगे कि जो हरित क्रांति के जो प्रभाव हैं उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव में देखते हैं कि पहले जो पूरे गांव में जो अनाज पैदा होता था, आज एक घर में अनाज पैदा हो रहा है, क्योंकि वो किसान जो है वो साइंटिफिक मेथड को अपना रहा है, साल में 2 या 2 से अधिक फसलें वो प्राप्त कर रहा है। पहले तो एक फसल मुश्किल से, बारिश अच्छी हुई तो, यदि बारिश अच्छी नहीं हुई तो अपनी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी, हमारे सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। लेकिन अब बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया है, साइंटिफिक मेथड को हम अपना रहे हैं, उत्पादन को बढ़ावा मिला है, दुग्ध उत्पादन में भी काफी सुधार आया है, तो और भारत जो है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी बना है। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। वो नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? जैसे अति सिंचाई से ज़्यादा हम नलकूप या कुओं के माध्यम से जो सिंचाई करते हैं, तो इससे जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, यानी भूमिगत जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। साथ के साथ ज़्यादा हम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी भूमि की जो उर्वरता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी भूमि जो है वो बंजर भूमि के रूप में तब्दील होती जा रही है। या साथ के साथ हम देखते हैं कि इस हरित क्रांति के प्रभाव में जो इसका जो नकारात्मक इफेक्ट पड़ा है, वो नकारात्मक इफेक्ट ये पड़ा है कि अति सिंचाई से जो है अपनी भूमि जो है वो लवणीय होती जा रही है, या इसके जो कीटनाशक दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ अंश जो है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो अपने बैक्टीरिया जीव को खत्म कर देते हैं, या कुछ वायुमंडल में अवशोषित हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव भी है हरित क्रांति की। अब हम देखते हैं कि पालमपुर के अंदर जो पूंजी है, पूंजी वो उसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, जो बड़े किसान हैं जिनके पास भूमि ज्यादा है और वो उत्पादन भी ज्यादा करते हैं, तो उनके पास जो सरप्लस जो अनाज होता है, मान लो एक किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, अब उसके घर की लागत जो है वो 20 क्विंटल है मान लो, तो 80 क्विंटल जो उसके पास सरप्लस है, जो अतिरिक्त है, वो उसको क्या करेगा? वो बाजार में बेच देगा। अब वो बाजार में उसको बेचेगा तो उसे नगद आय उससे प्राप्त होगी। अब जो मझोले किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है, तो उनके पास पूंजी कहां से प्राप्त होती है? तो ये क्या करते हैं, वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को, या जैसे उनको अपनी खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता होती है, उनको नलकूप लगाने हैं या रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां खरीदनी है, इन सभी के लिए उनको पैसों की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े किसानों से या साहूकारों से जो है वो पैसा उधार लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजी की व्यवस्था होती है पालमपुर गांव में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मजदूर कहाँ से आते हैं, क्योंकि श्रम यानी मजदूरों की हमें आवश्यकता होती है, तो मजदूर कहाँ से आते हैं, या जो श्रम की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है पालमपुर गांव के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने से बड़े किसानों के यहाँ खेतों में काम करते हैं, ठीक है, वो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं और उनसे वहाँ उनको नगद मुद्रा जो है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पालमपुर गांव में पूंजी की व्यवस्था होती है, पालमपुर गांव में मजदूरों की कैसी व्यवस्था होती है, भूमि का वितरण कैसे होता है और उत्पादन का संगठन कैसे होता है। तो पालमपुर गांव में हम देखते हैं कि जो एक प्रकार से कंपटीशन है मजदूरों के अंदर, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है,
और ज़्यादा होने की वजह से उनको कम पैसे में भी वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार पालमपुर गांव में मजदूरों की व्यवस्था होती है। तो ये तो था पालमपुर गांव के अंदर जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पालमपुर गांव के अंदर 75% यानी 75% जो लोग हैं वो फार्म एक्टिविटीज यानी कि उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि करना है। 25% जो लोग हैं 25% जो लोग हैं वो नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज होती हैं उस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कार्यरत हैं, यानी 25% लोग। अब वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या है, जैसे दुकानदार है, तो पालमपुर गांव के अंदर जो दुकानदार हैं, हालांकि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, तो वो पालमपुर गांव के जो दुकानदार हैं वो शहर से, जैसे नजदीक उनके गांव के नजदीक एक शहर है, कस्बा है रायगंज, वहां से थोक के भाव में वो विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं और फिर उन वस्तुओं को खुदरा के रूप में अपने गांव में वो बेचते हैं। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। दूसरा हम देखते हैं डेयरी, यानी कि डेयरी के अंदर कुछ ऐसे परिवार हैं जो पशुपालन का काम करते हैं और वो अपने पशुओं से जो उनको दूध प्राप्त होता है वो दूध को स्थानीय शहर में ले जाकर के उसको बेच देते हैं, उससे भी उनको आमदनी प्राप्त होती है उसके परिवारों को। तीसरा है परिवहन, यानी कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो उनके पास अपनी स्वयं की गाड़ी है, वो शहर और गांव के बीच जो कनेक्टिविटी है या जैसे माल का है, वस्तुओं का है या व्यक्तियों का है, उसका आदान प्रदान करते हैं। तो उस माल ढुलाई में या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर वो लाने ले जाने से भी उनको आमदनी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पालमपुर गांव में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, दुकानदार का है, परिवहन का है, डेयरी का है और छोटे मोटे जो ट्रेडर्स वगैरह है, जो व्यापारी लोग हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार पालमपुर गांव की जो एक काल्पनिक कहानी है, उस काल्पनिक कहानी में ये बताया गया है कि कैसे पूंजी का निर्माण होता है, उत्पादन के संगठन कौन कौन से हैं, उत्पादन के लिए हमें भूमि का है, श्रम का है, भौतिक पूंजी का है, उनकी जरूरत होती है और कैसे भूमि का वितरण किया गया है, मजदूर कहाँ से आते हैं और पूंजी कहाँ से प्राप्त की जाती है उनको, और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमें पड़े इसमें। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक काल्पनिक गांव की कहानी को लेकर के बताया गया है कि कैसे पूंजी का निर्माण होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।